तो नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। ये एक तरह से सारे एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। हुक्स लॉ सिंपली क्या कहता है, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो लेट अस राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ही यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने ही होने हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या कहती है कि कोई भी मटेरियल है उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट, मान लो यहां तक है, ये रही प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ही यही है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएंगे, भले ही कैसा भी बिहेवियर हो, बट दे विल नॉट बी प्रोपोर्शनल। सो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये उन्होंने बोल दिया, ये रहा हमारा लॉ, दिस इज हुक्स लॉ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर y एक्सिस पर है स्ट्रेस और x एक्सिस पर है स्ट्रेन। नाउ ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू स्ट्रेन, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दिस इज यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस यहीं से आया है। तो यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कब तक हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ओनली। सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ये वैलिड है। तो आगे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, राइट डाउन, दिस लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है, लेकिन कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, और ऑप्शंस में प्रोपोर्शनल लिमिट है ही नहीं। तो अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका यील्ड लिमिट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए जनरली इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होती हैं, तो इनको हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ इज कंसीडर्ड टू बी वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, अब हुक्स लॉ के कुछ असम्पशंस भी हैं। फर्स्ट यू राइट डाउन मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, नेक्स्ट लिखो मटेरियल इज होमोजीनियस, नेक्स्ट लिखो मटेरियल इज इलास्टिक। सो मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक। बहुत सारी बार आपको ये तीनों टर्म्स एक साथ देखने को मिलेंगी। कई सारे लॉज हैं जिनमें अजम्पशंस हैं, जैसे बेंडिंग थ्योरी में आपको दिया रहेगा कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज इलास्टिक। तो अगर कहीं पर ये तीनों चीजें एक साथ दे रखी हैं, इसका मतलब सिंपली इम्प्लाई ये होता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड। और कहीं पर अगर आपको दे दिया कि हुक्स लॉ इज वैलिड, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है मटेरियल कैसा होगा, इट विल बी आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक। तो अब ये समझना है कि ये आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है, इलास्टिक का तो मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हो। आगे देख लेते हैं आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस का मतलब क्या है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट वन, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो सारी की सारी डायरेक्शंस में सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो अगर मैंने इस मटेरियल को इस तरह से स्ट्रेच किया तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आएगा, और अगर मैंने इस मटेरियल को इस तरह से स्ट्रेच किया तो यहाँ पर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा। और इस डायरेक्शन में भी अगर मैं फोर्सेस लगा के देखूं और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आ रहा है वो सारी की सारी डायरेक्शन से सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में हमें अलग अलग में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है। ठीक है, सिंपल है, सारी की सारी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम है, दैट मींस मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। सो लेट अस राइट डाउन प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। नाउ इस तरह के मटेरियल के एग्जांपल हो जाएंगे, मोस्टली मेटल्स हैं, स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं तो नॉन आइसोट्रोपिक भी होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स को हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये मटेरियल कैसे होते हैं, एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कुछ आ रही है, इस तरफ देखा तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कुछ आ रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग आएगी। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। एग्जाम्पल इसका है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल की फोटो अभी दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हैं हमारे पास क्रिस्टल्स। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगा के इनकी प्रॉपर्टीज चेक करोगे
तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज आएंगी। अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज आए। अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज आए। सो इन ऑल द डायरेक्शंस दे विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। किसी डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, किसी डायरेक्शन में कम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरह का होता है इनका बिहेवियर। नाउ इनके अलावा एक और तरह के मटेरियल भी होते हैं, इन्हें कहते हैं हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये स्टील है। तो स्टील में अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करके देखोगे तो भी उतनी स्ट्रेंथ आएगी, इस डायरेक्शन में देखोगे तब भी उतनी स्ट्रेंथ आएगी। किसी भी डायरेक्शन में आप देख लो तो यू विल गेट द सेम स्ट्रेंथ। अलग अलग डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। एनिसोट्रोपिक में ये वाले मटेरियल में अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी ना। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल देखते हैं। देखो ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक डायरेक्शन में देखोगे और किसी दूसरी डायरेक्शन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एक डायरेक्शन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और जस्ट इसके 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। जैसे कि लकड़ी, वुड। तो वुड में भी अगर आप देखोगे तो ये जो फाइबर्स जिस डायरेक्शन में बने हुए हैं इससे परपेंडिकुलर अगर आपने इस तरह से फोर्स को अप्लाई किया तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। अगर आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स अप्लाई की तो ये इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दे जाएंगे। तो जितने भी तरह के मटेरियल होते हैं जो लेयर्ड के फॉर्म में सेटल होते हैं या लेयर्ड जिनमें लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल ऑर्थोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑर्थोट्रोपिक भी एक तरह से एनिसोट्रोपिक का ही एक एग्जांपल हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली ऑर्थोट्रोपिक में क्या है, 90 डिग्री पर बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस देखने को मिलता है मटेरियल प्रॉपर्टीज में। तो जैसे सॉइल भी है, तो सॉइल में भी आप देखोगे तो परमिएबिलिटी सॉइल के अंदर बेडिंग प्लेन की डायरेक्शन में अलग देखने को मिलेगी और बेडिंग प्लेन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर आप देखोगे तो अलग मिलेगी। तो सॉइल भी एक तरह से ऑर्थोट्रोपिक, लेयर्ड वाला जो सॉइल होगा उसको ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑर्थोट्रोपिक का मतलब भी मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया है। लिख लेते हैं, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स। These are the subset of anisotropic materials. Their properties differ along three mutually orthogonal planes. Example: wood, layered rocks, stratified soils, etc. तो आई होप ये तीनों तरह के मटेरियल आपको समझ में आ गए, आइसोट्रोपिक, नॉन आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। चलिए आगे चलते हैं और अब हम होमोजीनियस मटेरियल्स भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे फोर्थ वन लिखते हैं, होमोजीनियस मटेरियल्स। देखो होमोजीनियस मटेरियल कुछ इस तरह के होते हैं कि उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये स्टील का बना हुआ है, तो स्टील के इसमें अगर मैं इतना पार्ट कट करके निकाल लूँ यहाँ पर, तो इसमें जितना कार्बन परसेंटेज होगा, जितना आयरन का परसेंटेज होगा, जितना निकल होगा, जितना क्रोमियम, जितना मैग्नीशियम होगा परसेंटेज वाइज, उतना ही यहाँ पर होगा। सेम कंपोजिशन उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही इसके बीच में कहीं पर भी देख लेंगे। तो स्टील एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज अ होमोजीनियस मटेरियल। तो जो भी मटेरियल है जिसमें कि हर तरफ, हर जगह पर, कहीं पर भी आप देख लोगे तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इज सेम, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया पानी का, इसके अंदर पानी भर दिया, सिर्फ पानी है, तो आप देखोगे कि हर जगह पर यहाँ पर कंपोजिशन सेम है। तो इसमें इस जगह पर जितना H2O होगा और जितने सॉल्ट्स होंगे, बाकी चीजें जितनी होंगी, वही सेम कंपोजिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वही सेम कंपोजिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द वॉल्यूम कहीं पर भी आप देखो सेम कंपोजिशन देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी, तो चीनी डाल के यहाँ पर रख दिया, ये रही चीनी। अब क्या ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है? डिफरेंट जगह पर, अलग अलग जगह पर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम है? अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो कंपोजिशन कुछ और है, यहाँ पर देखूंगा इतने हिस्से में तो कंपोजिशन कुछ और है, और एकदम नीचे जाके देखूंगा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शुगर है, पानी बहुत कम है। तो कंपोजिशन हर अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, अब ये होमोजीनियस नहीं है। फिर हमने क्या किया, इसको थ्रू आउट मिक्स कर दिया, अच्छे से चम्मच से चला के इसको मिक्स कर दिया। तो शक्कर क्या हो गई, पूरी घुल गई इसमें। और जब शक्कर पूरी की पूरी घुल गई, इसके अंदर समा गई, उसके बाद इसका कंपोजिशन वापस से कांस्टेंट हो गया थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो कंपोजिशन हर जगह पर अब दोबारा से सेम हो गया, तो ये दोबारा से होमोजीनियस बन गया। तो हर जगह पर कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया होमोजीनियस। नाउ इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर अगर मैं यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करूँ तो भी उतनी आएगा,
यहाँ पर यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करूँ तो भी उतनी आएगा। तो हर जगह पर थ्रू आउट द वॉल्यूम हमें यंग्स मॉडुलस सेम देखने को मिलेगा। और यंग्स मॉडुलस में एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, हमें सारी प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिलेंगी। लिख लेते हैं, मटेरियल्स ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली डिसजॉइंटेड। तो इनको मैकेनिकली डिसजॉइंट नहीं कर सकते। डिसजॉइंट करने का मतलब क्या हो गया? सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर स्टील के अंदर आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है, तो आप फोर्स लगा के इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आगे लिखो, देयरफॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, स्टील, वाटर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। चलिए, तो ये 3 तरह के मटेरियल आपको क्लियर हो गए हैं, इलास्टिक मटेरियल, एनिसोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल और होमोजीनियस मटेरियल।